प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो क्या है, हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं और ये इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे होते तो फिर उस हिसाब से पढ़ते, अलग लेवल पर पढ़ते चीज़ों को। जिस सब्जेक्ट में जिस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना, जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो लेवल अलग होता है और अलग प्रकार से पढ़ना होता है। किसी कोई कोई टॉपिक ऐसे भी हैं जिसको आप हिस्ट्री में भी देखते हो और वो उसको लिंक करते हो किससे, आगे जाके इंडियन पॉलिटी से, है ना। तो वहाँ भी पढ़ना होता है। तो पढ़ते तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन इतिहास में ऐतिहासिक रूप से पढ़ते हैं। और पॉलिटी में क्या करते हैं कि संवैधानिक जो प्रावधान है, जो भी व्यवस्था है, उसको देखते हैं। गेट लगा दो। तो चीज़ों को उस हिसाब से देखना होता है। तो अभी हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और ये यूनिट 1 है पेपर 3 की। और ये जो क्लास है, अभी का जो ये कंटेंट है, प्रमुख फसलें और पैटर्न, तो ये प्रमुख फसलों से क्वेश्चन तो प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, चीज़ों को रिवीजन भी करना है आपको। सिलेक्शन दिलाने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एमपीपीएससी में। एक तो रिवीजन, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, उसको कंप्लीट करने में टाइम लगता है, और बीच बीच में अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो चीज़ें छूट जाएंगी। जब ये सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, तो उससे भी रिवीजन कर लेना, और साथ में बीच बीच में भी रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे पढ़ने का। दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग। तो जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं, जैसे भी आपको समय मिलता हो, जब भी आंसर राइटिंग जो है ज़रूर करनी है। और ये तो पेपर 3 चल ही रहा है, और कौन सा पेपर साथ में शुरू करें आप बता दीजिएगा, कमेंट में बता सकते हो, तो उस पेपर को भी शुरू कर लेते हैं। क्योंकि सिलेबस हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है ना। कोशिश करनी है कि जनवरी फरवरी के आसपास तक हमारा सिलेबस जो है मेंस का कंप्लीट हो जाए। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, इन 5 महीनों में सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हो। भारतीय कृषि का जो फसल वर्ष है, वो जुलाई से जून माना जाता है, पूरे वर्ष, है ना। और इसे मौसम के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया है 2 आधारों पर, खरीफ की फसलें और रबी की फसल। खासी आप जानते हो कि खरीफ की फसल का जो मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही आता है, और फसलों की बुवाई जो है वो शुरू हो जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है हर एक स्टेट में, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही आता है। और अक्टूबर मार्च तक सर्दियां जब लग जाती हैं ना, तो उस समय तक रबी की फसल का भी जो है बुवाई होने में लगती है। अक्टूबर से मार्च के समय, अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च के आसपास जो है वो काट ली जाती हैं। सर रफली आइडिया लेके चलना है। मुख्य परीक्षा में जब आंसर राइटिंग कर रहे होते हो या आंसर लिखते हैं हम, परीक्षा में बैठे और जब आप आंसर लिख रहे होते हो, तो कुछ क्वेश्चन आइडियाज से भी सॉल्व होते हैं। तो हर चीज़ रटने की ज़रूरत तो नहीं है, तो आपको समझना भी है कि आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। चीज़ों की जो है माइंड मैपिंग बना के चलनी है, उस हिसाब से आंसर को लिखा जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप माइंडली प्रॉपर तैयार नहीं हो ना, तो आप आंसर नहीं लिख सकते, आप कितना भी अच्छा याद करके क्यों ना गए हो। फसलों की जो श्रेणियां हैं, वर्गीकरण है, विभाजन है, उसको 4 मुख्य आधारों पे किया गया है। पहला तो है अनाज के आधार पे। अनाज क्या होते हैं? वह फसलें जिनका उपयोग मानव सीधे उपभोग करता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन, ये सब वे फसलें हैं जो अनाज में आती हैं। वाणिज्यिक फसलें ऐसी फसलें जो कच्चे रूप में या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में क्या होती हैं, बिक्री के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कपास हो गया। कपास का उपभोग थोड़ी करते हैं, उपभोग करते हैं फिर किस में, कपास को संस्कृत प्रसंस्कृत करके कुछ बनाया जाता है जैसे, तो उस प्रकार से उसका उपयोग होता है। जूट हो गया, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। वृक्षारोपण फसलें भी होती हैं, जैसे जो फसलें बागानों में उगाई जाती हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफी, नारियल और रबर। चाय के जो बागान होते हैं देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी जब मेरी असम यात्रा थी ना, तो वहां पे जाके देखा, बड़ा प्यारा लगता है। और बागबानी जो है कृषि के वे भाग जिनमें फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो आपको अनाज के रूप में याद रखना है चावल, गेहूं, मक्का, मतलब वे फसलें जिनका खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक फसलें जिनको लाभ के लिए उगाया जाता है, व्यापार के लिए उगाया जाता है। वृक्षारोपण फसलें चाय, कॉफी, नारियल और रबर के हो गए। और बागबानी फसलें वे फसलें जिनमें फल और सब्जियां आती हैं, वो बागबानी फसलें होती हैं। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो इस प्रकार से, है ना। तो बागबानी फसलों में ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं।
अब हम आते हैं फसल ऋतुओं पर। किस पर? फसल ऋतुओं को समझेंगे कि फसल ऋतुओं में क्या क्या आता है। फसल ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें। इनको यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार करना, आप प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो रबी, खरीफ और जायद की फसलों को देखो। रबी की फसल का जो समय है, बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, बुवाई होती है, और कटाई जो है वो मार्च, अप्रैल और मई जून तक हो जाती है। कुछ कुछ फसलों का देखो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी फसलों का समय एक सा नहीं होता है। और अब तो ऐसे भी हाई यील्ड वैरायटी बीज आ रहे हैं जो कम समय में जल्दी ही आ जाती है फसल। रबी की फसलों में आपको याद रखना है कौन कौन सी फसलें आती हैं: गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। ये जो फसलें हैं कैसी हैं? रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। वहीं कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इन फसलों को सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आपको दो चीजें बतानी है। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जब हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक करता है, और चावल का उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पर कौन सा है, ये आपको बताना है इस वीडियो में कमेंट में। अब हम आते हैं खरीफ की फसल पर। देखो जैसे ही जब जून जुलाई में, मतलब अप्रैल जून में क्या होता है, रबी की फसल काट ली जाती है। उसके बाद जून जुलाई में फिर खरीफ की फसल बोई जाती है। कौन सी? खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में जो है वो खरीफ की फसल को काट लिया जाता है। अभी सितंबर चल रहा है ना, तो अभी जो है खरीफ की फसल आने वाली है और काटी जाएगी सितंबर से अक्टूबर के बीच में। खरीफ की फसल में चावल आता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन के सब की सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं। इनको आपको याद रखना है। स्टेट याद रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लगभग सेम स्टेट ही है। जायद की फसलों पे आते हैं। कौन सी होती हैं जायद की फसलें? ऐसी फसलें जिनमें फल सब्जियां चारा हो गई, ये सब कैसी हैं? जायद की हैं। और ये किस समय की जाती हैं? रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है ना, उस समय इनको अधिकांशतः उगाया जाता है। अधिकांश उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में जो है, उत्तर पश्चिमी राज्यों में इनको उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब हम यहाँ से एक एक करके फसलों को देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें हम देखने वाले हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनेगा, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आराम से कर ले जाओगे आप इतने कंटेंट से। एक मिनट रुकेंगे। देखो चावल की बात करते हैं। चावल के लिए, चावल की फसल जो है उसके लिए तापमान की जरूरत होती है 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का। चावल की फसल की बात कर रहे हैं। और चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की। अभी जो है चावल की फसल आने वाली है जल्दी। इसके लिए वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर से 300 350 300 सेंटीमीटर के आसपास। चावल का जो शीर्ष उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार है। चावल की जो फसल है वो खासकर चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में अधिक मात्रा में उपज देती है। गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, इसलिए मध्य प्रदेश के जो बालाघाट वाला एरिया है ना, जैसे इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश को मान सकते हैं कि इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश है। और ये जो रीजन है यहाँ पर चावल की फसल जो है अधिक होती है। यह अधिकांश भारतीय लोगों की मुख्य खाद्य फसल भी है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, और असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये हैं ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी? ओस, अमन और बोरो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चावल की खेती को समर्थन देने वाली कुछ सरकारी योजनाएं हैं। प्रमुख फसल में चावल के रूप में क्या याद रखना है? तापमान याद रखना है, 20 से 35 रखो सीधा सा याद। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर। चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी।
शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है। उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और बिहार। और विश्व भर में चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। ये चीजें आपको याद रखनी है। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बुवाई के समय जब बोया जाता है, और जब पकने और कटने का समय आता है उस समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है तापमान होना चाहिए। तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बुवाई के समय और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस कटाई के समय। वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। और अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट यानी कि गंगा सतलुज मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी हम कह सकते हैं, है ना, जलोढ़ मिट्टी में जो है गेहूं अच्छा होता है। गेहूं की फसल कगाली मिट्टी में भी अच्छी होती है। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है अभी गेहूं का, फिर पंजाब का नाम आता है, फिर मध्य प्रदेश का, हरियाणा और राजस्थान। इस प्रकार से आपको ये तीनों चारों नाम याद रखने हैं। सबसे आगे कौन है? अभी उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन चावल और गेहूं दोनों का शीर्ष उत्पादक है और भारत दूसरा उत्पादक है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल और प्रमुख खाद्य फसल है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों विशेषकर गेहूं में वृद्धि में योगदान दिया है, और कृषि का मैक्रो प्रबंधन मोड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूं की खेती को समर्थन देने वाली कुछ सरकारी पहले हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। ज्वार, बाजरा और रागी की बात करें तो इनके लिए तापमान की जरूरत होती है 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है ज्वार, बाजरा और रागी को, क्योंकि ये मिट्टी की कमी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ज्वार की बात करें तो कम या बिना सिंचाई वाले नम क्षेत्रों में उगाई जाने वाली वर्षा आधारित फसल है ज्वार। बाजरा जो है वो रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी में पैदा होती है, और जो रागी है लाल, काली, रेतीली, दोमट, उथली काली मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में उत्पन्न उत्पादन जो है वो किया जाता है। शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्यों में आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान जो है सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करता है, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है। तो सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ज्वार की बात करें तो ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। और बाजरा के मामले में ज्वार में महाराष्ट्र और बाजरा में जो है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। इन्हें मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। इनमें उच्च पोषण मूल्य होता है। रागी में आयरन, कैल्शियम, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाएं गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा की पहल बाजरा उत्पादन को कर दिया जा रहा है, समर्थन दिया जा रहा है। अब हम आते हैं मक्का पर। मक्का जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के बीच उत्पादन किया जाता है। इसका अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जो है मक्का बहुत शानदार होती है। इसका शीर्ष उत्पादक कर्नाटक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मक्का का। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा राज्य है, उत्पादक राज्य है। और भारत का राज्य कौन सा है? कर्नाटक पहले स्थान पर। इसका उपयोग भोजन और दोनों चारे दोने के रूप में किया जाता है मक्का का। अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई इनके माध्यम से क्या दिया जा रहा है? इसको उत्पादन को बढ़ावा देने में योगदान दिया जा रहा है। गन्ना की बात करें तो गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। भारत में इसके उत्पादन में दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर है भारत। भूमि मध्यम से भारी काली मिट्टी की जरूरत होती है। उपयुक्त मौसम वर्ष में 2 बार, अक्टूबर और नवंबर, और फरवरी और मार्च में
और समय 10 से 14 माह का समय लगता है इस फसल में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये रटने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे समझने का कुछ है नहीं, तो इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। दालों की बात करते हैं। तापमान दालों के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और 25 से 60 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो आवश्यक होती है। बलुई दोमट मिट्टी में इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। शीर्ष दलहन उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 5वें स्थान पर। तो शीर्ष दलहन उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, तो यहाँ उत्पादन भी किया जाता है और उपभोग भी सबसे ज्यादा किया जाता है। शाकाहारी भोजन में ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होते हैं। भारत में उगाई जाने वाली दालों को आप अच्छे से जानते हो। दलहनी फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर ये सभी फसलें हवा में नाइट्रोजन स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद करती हैं। इसलिए इन्हें अधिकतर फसलों के साथ चक्रानुक्रम में उगाया जाता है। कपास की बात करते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है। कैसी है? पहले तो ये याद रखना है कि ये खरीफ फसल है। यह रेशे वाली फसल है और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व भर में कपास के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। यह एक सूखी फसल है, लेकिन जड़ों में को परिपक्वता के पर समय पर यानी पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जूट की बात करें तो जूट भी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे प्राकृतिक रेशों में से एक माना जाता है और लगभग दुनिया के 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में जो है वो की जाती है। चाय एक सदाबहार पौधा है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। ये चाय एक श्रम गहन फसल है। हल्की छाया में तेजी से बढ़ता है। भारत में चाय की व्यावसायिक खेती अंग्रेजों के जमाने में कब हुई थी? शुरू हुई थी। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चाय के उत्पादन में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उपभोग के मामले में पहले नंबर पर है। चाय के पियक्कड़ भरे हैं सारे भारत में, चाय लवर, टी लवर। कॉफी की बात करें तो कॉफी को छाया में उगाया जाता है और आमतौर पर छाया के 2 स्तरों के साथ। अरेबिका प्रीमियर कॉफी के लिए कॉफी की बढ़ती ऊंचाई समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर के बीच और रोबस्टा निम्न गुणवत्ता वाली जो कॉफी है के लिए 500 से 1000 मीटर के बीच की ऊंचाई होनी चाहिए समुद्र तल से। दोनों किस्मों को अच्छी तरह से सूखा मिट्टी में स्थित लगाया जाता है जो समृद्ध कार्बन पदार्थों का पक्ष लेते हैं। काफी बागान पहाड़ी ढलान के साथ किया जाता है। काफी बागान जो है पहाड़ी ढलान के साथ लगाए जाते हैं और अरेबिका की ढलान कोमल के मध्यम होती है, जबकि रोबस्टा की ढलान कोमल से काफी समतल होती है। तो ये सब चीजें ऐसी थी जो समझने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सीधे सीधे पढ़ के आपको दिखा दिया है। अब हम आते हैं फसल पैटर्न पर, पहुंचते हैं सीधे। देखो, फसल पैटर्न का सीधा सा अर्थ होता है कि कहाँ किस प्रकार की जो है बुवाई और कैसा फसल पैटर्न अपनाया जा रहा है। कहने का मतलब कहीं मिश्रित फसल पैटर्न होता है, तो इससे यही मतलब होता है ना। अगर हमें लिखना पड़ेगा तो फसल पैटर्न जैसे टॉपिक का नाम है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। फसल पैटर्न का महत्व क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भारत में फसल पैटर्न के प्रकार क्या है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपको तैयार रहना है। अभी हम देंगे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए जो कि आप नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं है। जिनको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो ज़रूर आंसर लिखते हैं। और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं ग्रुप से, तो जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है आप लोग जुड़े हो ना, सीरियस नहीं हो तैयारी को लेके। फसल पैटर्न एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह स्थान और समय के साथ बदलती रहती है। इसमें विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्रों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, दिए गए क्षेत्र की बुवाई और प्रति का वार्षिक क्रम और स्थानिक व्यवस्था जो है वो फसल पैटर्न के अंतर्गत आती है। फसल पैटर्न के प्रकार और भारत में फसल पैटर्न को अब हम देखते हैं। किसी क्षेत्र के में फसल पैटर्न विभिन्न कारकों जैसे जलवायु, मिट्टी का प्रकार, पानी की उपलब्धता, बाजार की मांग और खेती के तरीकों को निर्धारित होती है। यह भारत में पाए जाने वाले कुछ सामान्य पैटर्न यहाँ दिए गए हैं। तो देखो क्या होता है
कोई फसल पैटर्न है, वहाँ के लोग किस प्रकार के फसल पैटर्न को अपना रहे हैं, इसके लिए वहाँ की जलवायु प्रभावित करती है, मिट्टी के प्रकार, पानी की उपलब्धता से ही फसल पैटर्न प्रभावित होता है, बाजार की मांग, खेती के तरीके। अगर कहीं जैसे मान लो जलवायु है ही नहीं कि वहाँ पे चाय का उत्पादन किया जा सके और आप वहाँ पे चाय की फसल को लगा लो, तो होगी क्या? नहीं होगी ना। पानी की उपलब्धता है नहीं और आप चावल बो के रख दो, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, अब आप गन्ने की फसल बोए हो और आसपास कहीं बाजार में उसकी मांग ही नहीं है, इसीलिए उस फसल पैटर्न को अपनाते हैं किसान जो आसानी से, जहाँ पर उसके लिए जलवायु हो, अच्छी उपलब्धता हो, सब चीज़ों की व्यवस्था हो, ऐसा तब किया जाता है। अब हम देखते हैं फसल पैटर्न। फसल पैटर्न देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं उसकी, और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है इसको हम देख लेते हैं। पहली है मिश्रित फसल। कौन सी है? मिश्रित फसल। एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो उसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। संसाधन उपयोग को अधिकतम करता है, इसमें संसाधन उपयोग को अधिकतम करता है, फसल खराब होने का खतरा कम हो जाता है और समग्र उत्पादकता बढ़ती है। अगर पूछा जाए मिश्रित फसल पैटर्न की विशेषताएं क्या हैं, तो आपको पहले एक लाइन में परिभाषित कर देना है और फिर बता देना है कि संसाधन उपयोग को अधिकतम करता है, ये फसल खराब होने के खतरे को कम करता है और समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है, ये विशेषताएं हैं। मिश्रित फसल पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में पंजाब और हरियाणा के बीच गेहूं के साथ सरसों की फसल, कपास और सोयाबीन की फसल, है ना, मक्का और मूंगफली की फसल आपको देखने को मिलती है। चीन में मक्का, सोयाबीन, गेहूं, रेपसीड, और अफ्रीका में मक्का, सेम, ज्वार और मूंगफली की फसल का जो है वो उत्पादन होता है। फसल पैटर्न में जो दूसरा पैटर्न है वो है फसल चक्रण का। किसका? फसल चक्रण का। एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों की क्रमिक खेती जब की जाती है तो उसे हम फसल चक्रण कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। कीट और रोगों को बढ़ने से रोकता है और पोषक तत्वों के उपयोग से को अनुकूल करता है फसल चक्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का और सोयाबीन, गेहूं और सोयाबीन, मक्का और कपास जैसे जो है फसल चक्रण को अपनाया गया है। फसल चक्रण का मतलब होता है, देखो मिश्रित फसल तो आप जानते हो कि एक ही समय पर एक ही जो खेत है मान लो उसको, उसमें अलग अलग फसलें बोई गई हैं एक ही एक साथ। वहीं जो फसल चक्रण होता है, फसल चक्रण का मतलब होता है कि फसल चक्र की बात करते हैं, एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों की क्रमिक खेती फसल चक्र कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे भारत में मक्का और सोयाबीन एक ही समय पर एक ही भूमि के क्षेत्र पर बोया जाता है ना। जैसे मान लो एक खेत है तो मक्का भी बोया गया है और क्या है, सोयाबीन भी बोया गया है एक साइड, इसको बोलते हैं फसल चक्र। गेहूं, सोयाबीन, मक्का, कपास, इस प्रकार से ये जो होते हैं ना, इसको फसल चक्र बोलते हैं। फसल अंतर, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना, ये सेम वही बात लिखी हुई है अलग से, है ना। तो जैसे मान लो एक खेत है और इसमें ये मक्का बोया गया है और ये लोबिया बोया गया है एक ही खेत में, तो उसको बोलते हैं एक ही समय में। कब? एक ही समय में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। विशेषताएं लगभग समान ही है सबकी। एकाधिक फसल का मतलब है एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसलों को उगाना एक कृषि वर्ष में। जैसे चावल और मछली का उत्पादन, चावल झींगा का उत्पादन, इसको बोलते हैं एकाधिक फसल। अनुकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों का उपयोग करते हैं और उत्पादकता को क्या किया जाता है, अधिकतम करना इसका जो है उद्देश्य होता है। एकमात्र फसल, किसी विशिष्ट फसल मौसम के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक ही फसल का उगाया जाना, जैसे मक्का का, सोयाबीन का, गेहूं का, है ना। किसी विशिष्ट फसल की उपज को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना और असुरक्षा के कारण जोखिम भरा हो सकता है। तो कौन कौन से फसल पैटर्न देख लिए? मिश्रित फसल देखा हमने, फसल चक्र देखा, अंतर फसल देखा, एकाधिक फसल और एकमात्र फसल को हम देख चुके हैं। अब हम इसके महत्व को समझते हैं कि फसल पैटर्न, अलग अलग जो फसल पैटर्न है उनका प्रयोग क्यों क्या किया जाता है और उनका क्या महत्व जो है वो हो सकता है। देखो जब अलग अलग फसल पैटर्न का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैसे जब कोई फसल, कोई भूमि है, मान लो ये भूमि है और इस पे एक बार में गेहूं की फसल का प्रयोग किया गया, है ना, और दूसरी बार जब मौसम बदला ना तो फिर दूसरी बार में क्या है, दालों का प्रयोग किया गया और दालों को बोया गया।
तो इससे क्या है, मिट्टी की जो उर्वरता जो है बदलती रहती है, मिट्टी में नमी आती है और पोषक तत्व जो है वो मिट्टी ग्रहण करती है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो फसल की मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ती रहती है। दूसरा है फसल की उपज में वृद्धि होती है। फसल पैटर्न एक ही मौसम फसल में उपज प्राप्त में वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों के समावेश के कारण प्रत्येक मौसम के बाद न केवल विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं बल्कि सामान्य भरपूर फसल प्राप्त भी होती है। मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है, इसको हम समझ चुके हैं मिट्टी के पोषक तत्वों को। जैसे एक सीजन के लिए भूमि को खाली छोड़ने से पिछले सीजन में काटे गए पौधे के द्वारा अवशेष के माध्यम से खोए गए मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो फसल चक्रण होता है ना, अलग अलग फसलों को लिया जा रहा है, उससे क्या होता है, जो जैसे फसल को काटा गया उसके बाद जो उसके डंठल बचे होते हैं ना, एक समय तक डले रहते हैं उसमें और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अलग अलग जो कीट होते हैं ना उनको खाया जाता है, उनके द्वारा उसमें पोषक तत्व को मिट्टी मिट्टी में जो है वो छोड़ा जाता है। अलग अलग फसल चक्रण के दौरान मिट्टी के कटाव को भी कम किया जाता है। बारिश पर मिट्टी पर बारिश की बूंदों के प्रभाव और पानी से होने वाले सामान्य कटाव को क्या करता है, कम करता है फसल चक्रण। फसल पैटर्न, क्योंकि पौधों की जड़ें ऊपरी परत की मिट्टी को एक साथ रखती हैं, फसलें खेतों में फसलों के साथ साथ लगाए गए पेड़ पौधे भी मिट्टी के कटाव को रोकने में जो है वो सहायक होते हैं। अगर फसल लगाई गई उसके साथ कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं खेत में, तो जो है मिट्टी का कटाव जो है उसको रोकेंगे। मिट्टी की संरचना में सुधार, फसल पैटर्न मिट्टी के संकुचन में रोकने में मदद करता है, मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार होता है और फसल चक्र से मिट्टी की संरचना के साथ साथ जो मिट्टी की बनावट है उसमें भी सुधार होता है। बीज अंकुरण और जल प्रसार के लिए अच्छी परिस्थितियां भी प्रदान होती हैं फसल चक्रण का। अगर आप एक ही फसल को हमेशा प्रयोग करते हो अपने खेत में, हर बार गेहूं 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 बोए जा रहे हो आप, और फिर अगली साल फिर गेहूं बो दिया, फिर गेहूं बो दिया, तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है कम होती है, मिट्टी कमजोर होती जाती है, मिट्टी की संरचना बिगड़ती है। ये होता है, इसलिए फसल पैटर्न को अपनाया जाता है। विविधीकरण और उत्पादन की लागत कम आती है। अलग अलग फसलों को प्रयोग करने से विविधीकरण और उत्पादन की जो लागत है वो कम होती जाती है। अब हम देखते हैं कि फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन हमने क्या देखा, महत्व देखा है अभी, और कौन कौन से फैक्ट पॉइंट याद रखने हैं। उर्वरता बढ़ती है, इससे उपज उपज में वृद्धि होती है, पोषक तत्वों को बढ़ाती है मिट्टी के फसल पैटर्न, मिट्टी के कटाव को कम करती है, मिट्टी की संरचना में सुधार आता है और विविधीकरण और उत्पादन की लागत जो है वो कम होती है। अब हम देखते हैं प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। देखो, कारकों में पहला जो कारण है वो है भौतिक कारक। क्या है, भौतिक कारक। जैसे मिट्टी, फसल का प्रकार, मृदा के घटकों एवं क्षेत्र के जलवायु प्रभावों से निर्धारित होता है। भौतिक कारक में मिट्टी, जलवायु, फसल पैटर्न, सिंचाई सुविधाओं पर निर्भर होता है। मान लो कहीं पर अगर काली मिट्टी पाई जाती है तो वहां पे कपास की फसल बोना और सोयाबीन बोना आसान रहेगा और अच्छा फसल पैटर्न होगा। कपास और सोयाबीन का जो युग्म है वो बहुत बेहतरीन उत्पादन दे सकता है अगर काली मिट्टी है। वहीं जलोढ़ मिट्टी है कहीं, तो ज्वार की फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं भौतिक कारक। जलवायु, कहीं उपोष्ण जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो वहां पर चाय के बागान लगाना जो है बहुत अधिक उत्पादन देंगे, चाय और कॉफी के बागान। कहीं सिंचाई की सुविधाएं नहीं होंगी, अगर तापमान अच्छा नहीं होगा, आर्द्रता अच्छी नहीं होगी ना, तो वहां पे फसल पैटर्न का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। कुछ सामाजिक कारक भी हैं, जैसे भूजोत का आकार। जब भूजोत का आकार छोटा होता है तो उत्पादन भी कम होता है और संसाधनों का अधिक प्रयोग होता है, इससे नुकसान होता है। अगर भूजोत का आकार बड़ा होगा तो संसाधनों की जो लागत है वो कम आएगी, है ना, और उत्पादन भी अधिक होगा। भू स्वामित्व भी प्रभाव डालता है। कृषि सुधार की स्थिति, फसलों की सुरक्षा और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या भी इस पर प्रभाव डालती है फसल पैटर्न पर। कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या का मान लो, जैसे कोई एक खेत है ना, 3 बीघा का है ये खेत, और इसमें मान लो गेहूं बोया जाता है। पूरे में गेहूं बोया गया, आधे में गेहूं बोया गया और आधे में साथ में दूसरी फसल को बोया गया है। अलग अलग उत्पादन कर लिया। और लोग कितने हैं इस पे जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो 4 ही लोग हैं। अगर हम इन 4 को बढ़ा के 14 कर दें तो अब खाद्यान्न की जरूरत ज्यादा होगी, तो फिर इनको पूरे में गेहूं बोना पड़ेगा, है ना, क्योंकि घर को चलाने के लिए खाद्यान्न तो चाहिए ही चाहिए है। और अगर संख्या कम होगी, कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कम होगी, तो व्यापारिक फसलें भी जो है साथ में बोई जा सकती है।
एक होता है आर्थिक कारक जो फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। जैसे देश के फसल पैटर्न को निर्धारित करने के में आर्थिक परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण है। फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले विभिन्न आर्थिक कारक जैसे खेत का आकार, जोखिम के विरुद्ध बीमा, आदानों की उपलब्धता और कार्यकाल। कभी कभी क्या होता है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन पे एमएसपी दिया ही नहीं जा रहा है, तो लोग फिर उससे बचने लगे हैं कि जिस पे एमएसपी नहीं मिल रहा है उस फसल को बोना नहीं है ना। तो वो फसल पैटर्न से बाहर होती जा रही हैं। आदानों की उपलब्धता, बीज, उर्वरक, जल भंडारण, विपणन, परिवहन आदि का सुविधा ना होने की वजह से कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको बोया नहीं जा रहा है। तो और कार्यकाल, कभी कभी फसल का कार्यकाल जो होता है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ना। तो इस चीजों को आपको याद रखना है। बुनियादी सुविधाएं, जहां सिंचाई, परिवहन, भंडारण, व्यापार एवं विपणन, बाजार होगा जहां फसलों के लिए कटाई के बाद संभाल और प्रसंस्करण की सुविधा होगी, वहां पर कृषि उत्पादन हमेशा अधिक रहेगा। उत्पादन कैसा रहेगा, हमेशा अधिक रहेगा। लोग अधिक फसल पैटर्न का प्रयोग करेंगे, अलग अलग फसल पैटर्न का प्रयोग करेंगे। अगर बाजार ही नहीं होगा तो लोग व्यापारिक फसलों को तो उत्पादन कर लेंगे, बेचेंगे कहाँ और किसको बेचेंगे। परिवहन की सुविधाएं नहीं होंगी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा पाएंगे। सिंचाई की सुविधाएं नहीं होंगी तो मोटे अनाज, जो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो फसल पैटर्न नहीं अपना पाएंगे। इसलिए इन सब बुनियादी सुविधाएं हैं। साथ ही सरकार की नीतियां भी प्रभाव डालती हैं। जैसे हरित क्रांति ने क्या किया, उत्तर पश्चिम भारत में पूरे में उत्तर भारत और पश्चिम भारत में गेहूं के और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी है, और ये क्या हो गया, विषम फसल पैटर्न हमारे सामने देखने को मिल रहा है। वही एमएसपी में कितनी फसलें आती हैं ये आपको कमेंट में बताना है, और जितनी फसलें आती हैं किसान उनको अधिक उत्पादन करने लगे हैं। उनको लगता है कि इस पे एमएसपी मिलेगा, एक स्टेबिलिटी से आगे है कि चलो बाजार गिरता भी है तो उसके बाद भी जो है फसल पैटर्न का उपयोग करने से, अगर हम इन फसलों का उपयोग करते हैं और उनका उत्पादन अधिक करते हैं, तब भी हमें उसका मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसलिए सरकारी नीतियां भी जो हैं फसल पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं। भारत में फसल पैटर्न में परिवर्तन, तो खाद्य फसलों से नकदी फसलों तक। हरित क्रांति ने प्रारंभ में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न पर जोर दिया। हालांकि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र और पंजाब में किसान गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलों का तेजी से उत्पादन कर रहे हैं। तो पहले गेहूं और चावल पर जोर दिया जा रहा था, अब जो किसान हैं वो व्यापारिक फसलों पर, नकदी फसलों की ओर जा रहे हैं। जीएम फसलों का परिचय है ना। तो जीएम फसलें भी आ गई हैं, है ना। जैसे बीटी कपास हो गया, एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जिसमें कपास की खेती में क्रांति ला दी है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस तकनीक को अपनाया है क्योंकि ये जीएम फसलें बेहतर उपज देती हैं और अधिक कीट प्रतिरोधी भी हैं। तो कीट भी कम लगते हैं इनमें और अधिक उत्पादन हो रहा है जीएम फसलें। जैविक खेती, सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 100% जैविक राज्य बनने की अग्रणी भूमिका निभाई है, और अब जैविक खेती भी की जाने लगी है। बहु फसल और फसल चक्र, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और उपज को अनुकूलित करने के लिए गेहूं, चावल, सरसों जैसी फसलों के साथ बहु फसल और फसल चक्र तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव को दर्शाती है। तो भारत में फसल पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। अब हम परंपरागत से आधुनिक फसल की ओर जा रहे हैं। बागबानी फसलें भी हो रही हैं। कश्मीर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ठंडी जलवायु में बढ़ते घरेलू बाजार और आकर्षक निर्यात अवसरों के कारण फलों की खेती, विशेष रूप से सेब और चेरी जिससे में तेजी से वृद्धि आई है। मसालों और फूलों की खेती में वृद्धि हो रही है। पारंपरिक फसलें जैसे रागी और ज्वार जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फसलों का भी उत्पादन हो रहा है। तो यह भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये भी देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विपणन स्थितियों का फसल पैटर्न पर प्रभाव। विपणन स्थिति, जैसे विपणन स्थिति क्या होती है, समय समय के साथ जैसे आप देख रहे हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है विश्व भर का, है ना। और अनुबंध खेती भी की जाने लगी है, औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, लॉजिस्टिक का विकास हो रहा है और बाजार की जानकारी लोगों को धीरे धीरे होती जा रही है। तो इन सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। ई कॉमर्स एक बिग बास्केट और अमेजन पेट्री जैसे प्लेटफॉर्म ने न केवल खरीदारी स्थल है बल्कि किसानों के लिए चैनल भी है। जैविक हल्दी और तोरी जैसे विदेशी सब्जियां अब सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंच रही हैं, जिससे किसानों के बीच फसल पैटर्न जो है वो बदल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है कि आप कोई कृषि उत्पाद है, अब आप सीधे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी खरीद पा रहे हो। तो इस प्रकार से किसानों के लिए एक बाजार के रूप में उभर के आए हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
वैश्वीकरण, निर्यात मांग भारत के कृषि परिदृश्य को नया आकार दे रही है। वैश्वीकरण ने विश्व भर जब भारत ने जब अपनी व्यापार अर्थव्यवस्था विश्व भर के लिए खोली तो उससे हमारा निर्यात बढ़ा है और कृषि प्रोडक्ट जो है वो भी हम निर्यात करते हैं। और जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है तो हमारे फसैन पैटर्न में क्या हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है। खुदरा श्रृंखलाएं हो गई, अनुबंध खेती हो गई है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती भी की जा रही है। पेप्सी को जैसे ब्रांड किसानों को उनके चिप्स में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट आलू किस्मों के लिए अनुबंध प्रदान करते हैं। अनुबंध खेती क्या होती है, गारंटी के वो होता है, अनुबंध होता है कि किसान और जो अनुबंध करता है वो दोनों मिलकर फिक्स करते हैं कि हम इतने समय के लिए इस खेती पर आलू उगाएंगे और इसका रेट इतना होगा, पहले ही रेट फिक्स कर दिया जाता है। औद्योगिक विकास हो रहा है, तो औद्योगिक विकास होने के साथ साथ क्या हो रहा है, जो कृषि से प्राप्त कच्चा माल होता है ना, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनने लगे हैं, फलों से, सब्जियों से। तो उस पर भी जो उनके उत्पादन में फसल पैटर्न में परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि जैसे उद्योगों ने पश्चिम महाराष्ट्र में टमाटर मिर्च के नेतृत्व वाली नई फसल पद्धति की जो है वो स्थापना कर दी है। जैसे टमाटर सॉस आता है ना, तो इन सब चीजों के कारण उद्योगों में इनका उत्पादन होने लगा, तो उद्योगों को इनकी आवश्यकता होने लगी, इसलिए फसल पैटर्न में जो है वो परिवर्तन आया है। लॉजिस्टिक, जैसे जैसे भारत की आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, जल्दी खराब होने वाली फसलें उगना संभव हो रहा है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बेहतर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं के कारण स्ट्रॉबेरी और सेब की खेती में वृद्धि देखी गई है। पहले क्या होता था, जैसे स्ट्रॉबेरी है और सेब की फसल है, तो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं, स्टोरेज करेंगे इनका तो ये खराब हो जाएंगी, लेकिन अब परिवहन सुविधाएं इतनी हो गई हैं कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक समय रहते पहुंचाया जा सकता है। इसलिए वहाँ के जो किसान हैं अब उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या कर देते हैं, वहां से एक्सपोर्ट कर देते हैं कहीं और के लिए। अब किसानों को बाजार की जानकारी भी होती जा रही है, तो ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो किसानों की मांग के आधार पर फसल बदलने में सक्षम बना रहे हैं उन्हें। जैसे सरसों की ऊंची बाजार कीमत देखने के लिए किसानों ने गेहूं की बजाय सरसों की ओर रुख किया है। कहाँ के किसानों ने? राजस्थान के किसानों ने, यह भी आपको याद रखना है। तो विपणन स्थितियों का फसल पैटर्न पर प्रभाव क्या है? ई कॉमर्स, वैश्वीकरण, खुदरा श्रृंखलाएं, अनुबंध खेती, औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक और बाजार की जानकारी। उपभोग पैटर्न में परिवर्तन का प्रभाव, उपभोग पैटर्न में परिवर्तन का प्रभाव क्या हुआ है? स्वास्थ्य जागरूकता, लोगों जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं या होंगे, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में क्विनोआ और चिया बीज जैसी फसलों की खेती की जा रही है। ये सुपर फूड बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, है ना, तो वो अच्छी फसलों का प्रयोग करेंगे, अच्छे उत्पादन का, अच्छे बीजों का जो है सुपर फूड्स जो है उनको ग्रहण करेंगे, तो उनका फसल पैटर्न भी बदलेगा। फास्ट फूड संस्कृति, भारत में मैकडोनाल्ड और केएफसी जैसे फास्ट फूड श्रृंखलाओं के विस्फोट के कारण विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में फ्राइज हो गया और अन्य आलू आधारित फास्ट फूड की मांग को पूरा करने के लिए आलू की खेती में वृद्धि हो रही है। उच्च प्रोटीन की मांग के लिए जो है मांस उत्पादन में वृद्धि हो रही है, आलू की खेती में वृद्धि हो रही है ना, इन सब चीजों में जो है वृद्धि हो रही है। चारा फसलों की खेती भी तेजी से की जा रही है। वैश्विक व्यंजन आज भारत के विशेष अलग अलग बाजारों में आपको देखने को मिलते हैं। तो वैश्विक व्यंजन और व्यंजनों को बनाने के लिए जो मसाले लगते हैं ना, उनके उत्पादन में भारत एक अग्रणी भूमिका रखता है। पेय उद्योग, जैसे चाय और कॉफी का पेय उद्योग आज भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है किसका? चाय का, और उत्पादन भी करता है। तो चाय भारत के लोग सर्वाधिक विश्व भर में सबसे ज्यादा पीते हैं। तो इनकी उत्पादन तो बढ़ेगा ही, जिस चीज की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। आहार के रुझान, कीटो और पेलियो जैसे आहार ने कम कार्ब वाले वैकल्पिक को लोकप्रिय बनाया है, जिससे फूल गोभी जैसी फसलों खेती को बढ़ावा मिला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब न केवल पारंपरिक खपत के लिए बल्कि इन आहारों में चावल और अन्य अनाज के वैकल्पिक रूप में भी फूल गोभी का उत्पादन जो है वो कर रहे हैं। अब हमें देखना है फसल पैटर्न के उभरते रुझान, जो नए रुझान आ रहे हैं वो क्या है ना, इसको भी समझ लेते हैं। भारत दुनिया में कृषि वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है और हम दुनिया के में फसलों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। हमारी फसल पद्धति एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रवृत्ति दर्शाती है। हमारे फसल पैटर्न में निम्नलिखित कुछ विशेषताएं देखी गई हैं, जैसे हमारे अधिकांश किसान खाद्यान्न
अन्न दालें जैसी निर्वाह फसलों को उगाने में लगे हुए हैं, जो बुनियादी फसलें हैं लेकिन कमाई के दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक नहीं है। तो जो हमारे फसल पैटर्न की कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि परंपरागत फसलों को ही उगाया जा रहा है ना, लेकिन कमाई के दृष्टिकोण से जो आकर्षक फसलें हैं उनको नहीं उगा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन यह वैश्विक औसत से कम है और वैश्विक औसत का केवल 30 से 40% ही है। हमने अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि तो की है, लेकिन जो वैश्विक औसत उत्पादन है उससे हम अभी भी बहुत पीछे हैं। कृषि में लगे लोगों की संख्या आज़ादी के समय 70% से घटकर जो है वो 50% रह गई है। मतलब कृषि में लोग पहले ज़्यादा काम किया करते थे, अब ये संख्या घट रही है। फसल पैटर्न एक बहुत संतोषजनक प्रवृत्ति के साथ बदल गया है, यानी खाद्यान्न की बजाय फल सब्जियों जैसी नकदी फसलों को भी उगाया जा रहा है अब। बागबानी की ओर स्थानांतरित। चूंकि अच्छे इनपुट, बीज और जानकारी उपलब्ध है, किसान खाद्यान्न के साथ उनके विकल्प के रूप में बागबानी फसलें भी उगा रहे हैं। भारत विश्व के फलों के उत्पादन का 10% उत्पादन करता है। पपीता, आम, केला जैसे फलों को मामले में भारत जो है वो पहले स्थान पर भी है। शहरीकरण, भूमि उपयोग पैटर्न और फसल पैटर्न के परिवर्तन तेजी से शहरीकरण से अत्यधिक प्रभावित हैं। बड़े पैमाने पर अनुपयोगी भूमि को खेती में लाकर उच्च कृषि योग्य क्षेत्र प्राप्त किया गया है। हमारे कृषि फसल पैटर्न में एक और प्रवृत्ति यह है कि गेहूं और चावल का उत्पादन हमारी जनसंख्या जितनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, गेहूं और चावल का उत्पादन जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। जल सघन से जल कुशलता पैटर्न। कुछ जल सघन खाद्यान्न और नकदी फसलें जल कुशल फसलों या दालों और तिलहनों के प्रति रुचि खो रही हैं। ये न केवल जल कुशल हैं बल्कि जलवायु के भी अनुकूल हैं। अब कंक्लूड कर लेते हैं पूरे टॉपिक को, तो निष्कर्ष को समझेंगे आप यहाँ से। भारत में फसल पैटर्न समय के साथ साथ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। चूंकि खेती का क्षेत्र कमोबेश स्थिर रहता है, जनसंख्या और शहरीकरण में वृद्धि के कारण भोजन की बढ़ती मांग कृषि भूमि में तनाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की सघनता होती है और खाद्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। ये इस प्रकार से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले कुछ प्रमुख फसलों को देखा, जिसमें चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार, कपास, इन सबको समझा था, गन्ना को, है ना। उसके बाद हम फसल पैटर्न पर आए और हमने अलग अलग फसल पैटर्नों को समझा। मिश्रित फसल, फसल चक्र, अंतर फसल, एकाधिक फसल, एकमात्र फसल। फिर हमने फसल पैटर्न का जो महत्व होता है उसको समझा। क्या होता है फसल पैटर्न का महत्व? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, फसल की उपज में वृद्धि करता है, मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है और मिट्टी की संरचना में जो है सुधार करता है। और जो अब अगला टॉपिक है हमारा कृषि की प्रमुख चुनौतियां, है ना, उसको समझेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही है। इसके संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आप जरूर लिख के भेजिएगा।